कॉमिक्स राजा चैनल के सभी दर्शकों को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन। मित्रों, आज हम आपके लिए कॉमिक्स लाए हैं 19 के दशक में एक ऐसे कैरेक्टर की जिसकी खोज राज कॉमिक्स ने पहली बार की, और वो था मित्रों नागराज, मानवता का रक्षक, आतंकवादियों का दुश्मन। और तब से लेकर आज तक मित्रों हम नागराज की लगभग 250 से ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ चुके हैं। तो आज हम आपके लिए प्रथम कॉमिक्स लेके आ रहे हैं, राज कॉमिक्स के अंतर्गत नागराज की प्रथम कॉमिक्स मित्रों। तो चलिए इसको रीड करना शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स की एक दुर्लभ खोज, नागराज। चित्रकथा परशुराम शर्मा, चित्रांकन प्रताप मुलिक, संपादक मनीष चंद्र गुप्त। आतंकवादी गिरोहों की तबाही का देवता। संसार में फैले उग्रवादी संगठनों के नेताओं को प्रोफेसर नागमणि ने गोपनीय निमंत्रण भेजा। बरसों से नागमणि का संपर्क इन लोगों से बना हुआ था। प्रोफेसर द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण सूचना मिला करती थी, लेकिन इस बार कोई विशेष बात थी। प्रोफेसर ने उन्हें सूचना दी थी कि वह आतंकवादी गिरोहों के लिए सबसे खतरनाक हथियार बनाने में कामयाब हो गया है और अब अपने इस हथियार को किराए पर चलाना चाहता है। उसने इस हथियार का नाम रखा था मित्रों नागराज। तो यहाँ से नागराज की शुरुआत होती है मित्रों। रंगून की एक आलीशान इमारत में विभिन्न देशों से आए हुए आतंकवादी नेता एकत्रित हो रहे थे। यहाँ का मौसम खास गर्म है। कनाडा और बर्मा की भौगोलिक स्थिति बहुत भिन्न है। अगर नागराज हमारे मतलब का हथियार हुआ तो हम मिडिल ईस्ट को हिला कर रख देंगे। अटेंशन प्लीज जेंटलमैन, आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि आप सेंट्रल हॉल में पहुंचकर अपनी अपनी सीटें ग्रहण करें। सब लोग इमारत के हॉल की ओर बढ़ने लगे। शायद वह अपने हथियार की बोली लगवाना चाहता है, उनमें से एक सोचता है। इमारत के सेंट्रल हॉल के अंदर। दोस्तों, नागराज के निर्माण में मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 बहुमूल्य वर्ष गंवाए हैं। एक नवजात शिशु पर मैंने अपना प्रयोग शुरू किया था और आज उसको 21वीं वर्षगांठ है। उसके भीतर जो थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं वो अगले वर्ष कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वह इस समय आपके लिए संपूर्ण हथियार बन चुका है। क्या वह कोई कंप्यूटर है? हम उसका प्रदर्शन देखना चाहेंगे मिस्टर नागमणि। जब तक हम उस हथियार की धार नहीं देख लेते, कैसे यकीन करें हम आपकी बात पे मिस्टर नागमणि। उसी के लिए आप सबको यहाँ बुलाया है मित्रों। आप उसकी उपयोगिता का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। वह कंप्यूटर नहीं है, परंतु इंसान होते हुए भी कंप्यूटर से तेज कार्य करने की क्षमता रखता है। आश्चर्यजनक, एक इंसान कंप्यूटर को मात कर जाए। हो सकता है यह गप हो। नागराज अभी सामने के मंच पर प्रकट होगा, जहां आप उसकी क्षमताओं और ताकत का प्रदर्शन देखेंगे। नागराज मित्रों मंच पर प्रकट हो गया। सभी मेहमानों को नागराज का अभिवादन। आप लोग दुनिया में खतरनाक आतंकवादी संगठनों के सरदार हैं। आप सभी किसी न किसी फन में महारत हासिल किए हुए हैं। आप में से 4 ऐसे व्यक्ति मंच पर आ जाएं जिनका निशाना अचूक हो। हॉल में 4 व्यक्ति उठकर मंच पर आ गए। सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दें। वे अपना परिचय देने लगते हैं। मित्रों, मुझे जानी कहते हैं। मैं टेक्सास का सबसे खतरनाक गनमैन हूँ, जिसकी कोई भी गोली आज तक खाली नहीं गई। मुझे यूसुफ बिन अली खान कहते हैं। मिडिल ईस्ट में मुझे मौत का सौदागर कहा जाता है। अगर आप कहें कि उड़ती चिड़िया की आंख पर गोली मारनी है तो गोली आंख पर ही लगेगी। मैं डॉन हूँ, यूरोप का सबसे खतरनाक गन मास्टर। मैं हूँ हुड। पश्चिमी जर्मनी में मुझे निशाने का रॉबिन हुड कहा जाता है। आप लोग शपथ ले कि अपनी गोली से नागराज को ख़त्म करके नीचे उतरेंगे। हम सब कसम खाते हैं मिस्टर नागमणि। मैं इस घड़ी में अलार्म भर रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर अलार्म बजेगा और अलार्म बजते ही आप अपनी गन निकालकर नागराज पर फायर कर सकते हैं। 1 मिनट बाद ट्रेन ट्रेन ट्रेन। उफ आ, तभी उनके हाथों से सांप लिपट जाते हैं मित्रों, और वो चिल्लाने लगते हैं। क्या हुआ? उन्हें क्या हो गया? अरे सांप! उनकी कलाइयों पर मैंने सांप देखे थे, लेकिन सांप
अबे है कहाँ? क्या चारों मर गए? नागराज, उन्हें जीवन दान दो। चारों को नागराज के जहरीले सांपों ने डस लिया था। नागराज उनका जहर खींचकर उन्हें जीवित करने में सक्षम था, इसलिए वो उन्हें उनका जहर चूसने लगता है। शीघ्र ही आप चारों ने क्या देखा? मैं कुछ देख नहीं पाया। जैसे ही रिवॉल्वर मेरे हाथ में आया, मैंने कलाई पर एक सर्प को लिपटे देखा, जो डंक मारते ही ना जाने कहाँ गायब हो गया। यही हमारे साथ हुआ मिस्टर नागमणि। चारों वापस अपनी सीटों पर बैठ गए। अब मैं किसी फाइटर को तलब करता हूँ जो इस विद्या का फाइटर होगा। नागराज उसी फन का प्रदर्शन उसके साथ करेगा। मैं मार्शल आर्ट का महारथी हूँ। यस, आई एम ए कुंग फू मैन। मार्शल आर्ट के दोनों योद्धा मंच पर आ गए। और कोई है इस आर्ट का महारथी? नागराज, तुम दोनों को अकेला प्रतिद्वंदी होगा, इसे खत्म कर दो। और फिर शाय शाय हमला होता है। ठाक, फुस फुस। नागराज स्नेक स्टाइल में, यह स्नेक हेड है। मैं इसके सामने पहले दर्जे के बालक की तरह लड़ा। सोचता है शू शू शू, कमाल है। सांपों की रस्सी बनी है और नागराज उसी पर झूलता हुआ। माय गॉड! क्या तुम लोग नागराज की कोई परीक्षा लेना चाहते हो? नहीं, हम इस प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। प्रोफेसर नागमणि, आपने शानदार हथियार का निर्माण किया है। इसके अलावा भी नागराज की बहुत सी विशेषताएं हैं जो समय आने पर आपको मालूम हो जाएंगी। गोलियों से छलनी होने पर नागराज खुद ही उन्हें निकालकर अपने मार्ग पर चलता बनेगा और इसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं टपकेगा। इसके शरीर के रक्ताणु आम इंसानों की तरह नहीं है। उनकी प्रक्रिया बड़ी तेज और सुरक्षित है। नागराज के जिस्म पर जख्म होते ही नहीं, काम मशीनी अंदाज में शुरू होता है। पहले ये रक्ताणु अंदर पहुंच चुके हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं और फिर किसी माहिर सर्जन की तरह जख्म को बंद कर देते हैं। यह क्रिया बड़ी तेजी से होती है और इस बीच इनका दूसरा दल घाव से रक्त स्राव रोके रखता है। और यह हथियार दुनिया के आतंकवादी गिरोहों के लिए तैयार किया गया है। आने वाले 5 सालों में इसका कोर्स स्वयं पूरा हो जाएगा और 5 साल बाद नागराज दीवारों से आर पार होने का कमाल हासिल कर लेगा। किसी दूर की वस्तु को इच्छा शक्ति से स्पर्श किए बिना उठा लेगा। गप ही लगती है यह बात। मुझे इसकी आसाम में तोड़ फोड़ के लिए तुरंत ज़रूरत है, एक गुंडा सोचता है। मित्रों, अब नागराज की बोली लगेगी। सबसे ऊंची बोली को नागराज को भाड़े पर लेने का रेट तय समझा जाएगा और ऊंची बोली वाले को नागराज के प्रयोग के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। बोली शुरू की जाए। भीड़ में से एक चिल्लाता है, गैंगस्टर। और मैं इसी जगह बैठे बैठे दुनिया का सबसे धनवान और आतंकवर इंसान बन जाऊंगा। नागमणि ऐसा मन ही मन सोचता है। $5,000, 10,000, 50,000, $1,00,000। अंतिम बोली $1,00,000 तो नागराज ने एक मिशन की कीमत $1,00,000 निश्चित की जाती है। मिस्टर बुलडॉग की बोली सबसे ऊंची है, इसलिए इन्हें नागराज का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है। और मिस्टर बुलडॉग के सम्मान में हम आज शाम एक पार्टी देंगे। शाम को पार्टी में मिस्टर बुलडॉग, बधाई हो। क्या आपने हिंदुस्तान में तोड़फोड़ के लिए कोई बहुत बड़ा ठेका ले लिया है? यह तो सौदा है भाई। मैं उससे 1 करोड़ का डाका भी डलवा सकता हूँ। फिर तो तुम्हारी निगाह में जरूर कोई बहुत बड़ा खजाना है। अपना अपना कारोबार है मित्रों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अगले माह की बुकिंग कर लेंगे। आतंकवादी गिरोह के सरदारों का यह सम्मेलन समाप्त हो गया और बुलडॉग नागराज को लेकर चल पड़ता है मित्रों अपने साथ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मिस्टर बुलडॉग। हम अगले माह की बुकिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं। आतंकवादी गिरोह के सरदार का यह सम्मेलन समाप्त हो गया और बुलडॉग नागराज को लेकर चल पड़ा मित्रों। नागराज, तुम्हें कबीले वालों के मंदिर से एक प्राचीन मूर्ति चोरी करनी है। वह मूर्ति बहुत प्राचीन है। सभी कबीले वाले उसकी पूजा करते हैं और वह 1 करोड़ रुपए मूल्य की है। मूर्ति तो कोई भी चोरी कर सकता है बुलडॉग। तभी हेडक्वार्टर आ गया है।
बाकी बातें नीचे होंगी। नागराज देवी की मूर्ति चोरी करना इतना आसान होता तो कभी की वह मूर्ति चोरी कर ली जाती। मुश्किल क्या है मिस्टर बुलडॉग? कबीले के मंदिर में रखी वह मूर्ति पौराणिक है और कबीले के लोग उस मूर्ति के लिए प्राणों का भी बलिदान कर सकते हैं। मैं मूर्ति को आसानी से चुरा लाऊंगा मिस्टर बुलडॉग, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन फिर भी देवी की मूर्ति चोरी करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा मंदिर में रहने वाले सैकड़ों नाग करते हैं। नाग नाग वैसे तो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जब कोई मंदिर में बुरी नीयत से जाता है तो उसे डस लेते हैं। यह तो बहुत विचित्र मामला है। हमारे 5 आदमी मारे जा चुके हैं मिस्टर नागराज। मैं मूर्ति चुरा लाऊंगा मिस्टर बुलडॉग, आप चिंता मत कीजिए। मित्रों, उस मूर्ति की सुरक्षा का क्या प्रबंध है? उस मूर्ति की सुरक्षा एक सन्यासी भी करता है। लोग उसे महात्मा गोरखनाथ के नाम से पुकारते हैं। वह सन्यासी असम के जंगलों में कहीं रहता है, लेकिन उसका निवास किसी को मालूम नहीं। वह सफ़ेद बालों वाला शक्तिशाली इंसान है। वह भी मुझे नहीं रोक सकेगा मिस्टर बुलडॉग, आप चिंता ना करें। वह एक चमत्कारी इंसान है। लोग कहते हैं कि उसकी आयु 200 वर्ष है। सभी कबीले वाले उसकी बात मानते हैं। मैं उसका भी खेल ख़त्म कर दूंगा, आप चिंता ना करें। नागराज ने मिशन पर रवाना होने की पूरी तैयारी कर ली। मित्रों, क्या तुम किसी को साथ ले जाना चाहोगे? नहीं, बस राका मुझे जंगल की सीमा तक छोड़ेगा। मैं तुम्हें पुल के पास छोड़ दूंगा। वापसी में जीप वहीं मिल जाएगी, समझे नागराज? पुल पार करके नागराज बस्ती में पहुंचा। बस्ती में इंसानों का पहरा भी है, इसे गुजर जाने दूं। जागते रहो। और वो एक जगह छिप करके इंतजार करता है। मित्रों, मंदिर के पासरों भाग में पीछे के हिस्से में बड़ी खतरनाक पहाड़ी पर खड़ी है इसकी पिछली दीवार। नागराज खुरदरी दीवार पर आसानी से चढ़ जाता है, सांप की तरह रेंगते हुए। मित्रों, और फिर शीघ्र ही नागराज नागरस्सी का प्रयोग करता है। अब चलूं नीचे मंदिर के अंदरूनी प्रांगण में। नीचे मंदिर के अंदर पहुंचने पर बाहर के कपाट बंद है और मैं अंदर आ गया हूं। अब यह दरवाजा नागानंद, नागराज का दायां हाथ। नागानंद, तुम जाकर पता लगाओ कि इसे अंदर से कैसे खोला जाता है। ओह, दरवाज़ा खुल रहा है। मेरे शार्गिद ने अपना काम दिखा दिया, नागराज मन ही मन सोचता है। बड़ा अलौकिक प्रकाश है यहाँ। तभी फुस 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 सांप आके उससे लिपट जाते हैं। अरे नादानो, मुझ पर जहर उगल रहे हो, ठहरो, अभी चखाता हूँ मजा। नागराज के शरीर पर डसने वाला सांप पानी बनकर पिघल जाता है। देख लो नागराज पर जहर उगलने का अंजाम। बचे हुए नाग नागराज की जहरीली फुंकारों से धराशायी हो जाते हैं और फिर नागराज मूर्ति की तरफ लपकता है। मित्रों, लेकिन तभी मूर्ति के ऊपर से एक बड़ा सा सांप उस पर फुकार मारता है। यह मुकाबला जोरदार रहेगा। मेरी जहरीली फुकार का इस पर प्रभाव नहीं हुआ। इसका मतलब यह किसी विशेष दर्जे का नाग है और वह नाग नागराज पर हमला कर देता है। शाय फुस फुस दोनों के बीच लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। फुस फुस, धुप धुप। उफ, काफ़ी खतरनाक बला थी सचमुच। इस मूर्ति को चुराना आसान काम नहीं है। नागराज उसे मार देता है और फिर मूर्ति को उठा लेता है। लेकिन अब यह मूर्ति मेरे हाथों में है, अब यहाँ से चलना चाहिए मुझे। और फिर गश्त करते चौकीदारों ने मंदिर के गुंबज पर प्रकाश देखा तो वह कौन है मंदिर के गुंबज पर? बस्ती में शंख और तुरही बज उठे जो खतरे का संकेत है। हू, ओह खतरा, मुझे इस बस्ती से तुरंत निकल जाना चाहिए। वह भाग रहा है, पकड़ो, घेर लो, जाने ना पाए। कबीले को खबर कर दो, चारों तरफ से घेरा डालो। नागराज पे तीर और भालों का हमला होता है। सक सक, तीर भालों की बौछार चल पड़ी। शू शू, नागराज सांप छोड़ता है और सांप कबीले वालों से लिपट जाते हैं और कबीले वालों में दहशत फैल जाती है। चारों तरफ से घेरा डाला जा रहा है। मसाले ही मसाले हैं। ठॉक, और एक आदिवासी नागराज पर हमला कर देता है। नागराज उसे उठा करके फेंक देता है दूर। मुझे इन ऊंचे वृक्षों का सहारा लेकर इनके सिरों के ऊपर से गुजर जाना चाहिए। और नागराज नागरस्सी की मदद से पेड़ों पे झूलता हुआ, अरे कहाँ गया? वो देखो उस पहाड़ी पर, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे चला जाता है। कमबख्त पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, क्यों ना इन पर बड़े पत्थरों को इन पर लुढ़का दूं। गड़ गड़, और नागराज पहाड़ी के ऊपर रखे बड़े बड़े पत्थरों को उन कबीले वासियों पर
सरका देता है। अब इन तीर भालों से कुछ नहीं होने वाला। और नागराज भाग जाता है। शीघ्र ही नागराज पुल पर पहुंच गया जहां जीप खड़ी थी। वह जीप में सवार हो गया। कुछ आगे बढ़ने पर ओह, सड़क पर पेड़ गिरा पड़ा है, गाड़ी आगे नहीं निकल सकती। इस पेड़ को सड़क से हटा दूं, ऐसे ऐसे पेड़ों को तो मैं उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। पूरी ताकत लगाने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ। कोशिश करो, शायद तुम इसे हटाने में सफल हो जाओ। जब तक इस पेड़ की शाख पर मेरा पांव जमा हुआ है तुम इसे उठा नहीं सकते। यह तो कोई सन्यासी है, सफ़ेद बालों वाला। यह पेड़ तुमने गिराया? हाँ, मैंने गिराया, और मैं ही इसे हटा सकता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे वह मूर्ति चाहिए। ओह, तो यह बात है। मेरा रास्ता रोकने का अर्थ जानते हो तुम जैसे इंसान का कोई रास्ता नहीं हुआ करता। तुम भटकते हुए इंसान हो, समझे? कहीं यह बाबा गोरखनाथ तो नहीं? नागराज मन में ही सोचता है। तुम सही सोच रहे हो बालक, मैं ही गोरखनाथ हूँ। यह मूर्ति वापस मंदिर में जाएगी। मैं तुम जैसे साधु संतों की हत्या नहीं करता, इसलिए बेहतर होगा कि इस पेड़ को हटा दो और मुझे जाने दो। लो, मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी किए देता हूँ। पेड़ हट गया। अब मूर्ति मेरे हवाले कर दो और फिर तुम जा सकते हो। यदि तुमने मेरा कहा ना माना तो मैं फिर तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा और फिर तुम्हें दंड दिया जाएगा। देखता हूँ तुम मुझसे मूर्ति कैसे हासिल करते हो। मैं जा रहा हूँ। और नागराज चल पड़ता है। लेकिन तभी ओह, मेरे गले में फंदा। मित्रों, गोरखनाथ एक रस्सी का फंदा उसके गले में डालते हैं और उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। नागराज सांप छोड़ता है उनके ऊपर। मेरे सारे नाग वापिस पलट रहे हैं और सारे नाग वापिस पलट रहे होते हैं नागराज की तरफ। उसके कंधे पर काला नेवला बैठा है। काला नेवला सिकांगी वह रस्सी तोड़कर फरार होना चाहता है। सिकांगी नागराज पर हमला कर देता है। नागराज उस पर फुंकार मारता है। फुस। सिकांगी नेवले का धारक बहुत बड़ा जादूगर होता है। मैं इसकी असीमित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे भाग जाना चाहिए। नागराज ऐसा सोचता है और फिर सिकांगी नागराज के चारों तरफ घूमने लगता है। ओ, इसने मेरे चारों तरफ जादुई लकीर खींच दी है। तभी बाबा गोरखनाथ एक लठ से उसके सर पे हमला करते हैं नागराज के। भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना उनके लिए सबसे बड़ा दंड होता है, गोरखनाथ सोचते हैं। और वो नागराज को अपने कंधे पर उठाकर और मूर्ति को एक हाथ में लेकर चल पड़ते हैं। अगर यही इंसान अपनी शक्ति का प्रयोग मानवता की रक्षा के लिए करे तो लोग इसकी पूजा करें। महात्मा गोरखनाथ के वशीकरण विद्या द्वारा नागराज के दिमागी हालत जानने की शुरू कर देते हैं। नागराज, तुम नागमणि जैसे शैतान के गुलाम हो। उसने तुम्हें बनाया है, इसका मतलब तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्र हस्ती नहीं है। गोरखनाथ सोचते हैं, सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि तुम्हारा निर्माण कैसे हुआ। तुम्हारे मस्तिष्क के चित्र अब मेरे मस्तिष्क में उजागर होंगे। नागमणि इच्छाधारी सांप पकड़ना चाहता था। वह सांपों का विशेषज्ञ था और सांप पकड़ने के लिए जंगलों में भ्रमण करता था। एक दिन वह जंगल में पहुंचा तो ये सभी चित्र बाबा गुरु गोरखनाथ नागराज के मस्तिष्क में देख रहे होते हैं। तो वह सोचता है यह तो किसी नाग देवता का पुराना मंदिर मालूम पड़ता है। नागमणि को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह मंदिर में दाखिल हो जाता है। अरे बच्चा, ओह कितना प्यारा बच्चा है, मैं इसे पालूंगा। एक नाग फिर जैसे ही नागमणि ने बच्चे को गोद में लिया, एक नाग फुंकारता हुआ उसके मार्ग में आ खड़ा हुआ। यह तो इच्छाधारी नाग है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं। और तभी इच्छाधारी ने इंसानी रूप धर लिया। मेरे दर्शन बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। ए इंसान, तो जो भी है मेरी बात सुन। एक लड़की मेरी पूजा ऋण है थी, किसी ने उसके साथ अत्याचार किया और परिणाम स्वरूप यह बच्चा पैदा हो गया। मरने से पहले उसने इस बच्चे को मेरी शरण में छोड़ दिया। तब से यह बच्चा इसी जगह है। मुझे इस बच्चे के संरक्षक की ज़रूरत थी जो इसे पालन पोष कर जवान करे और इसे अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के काबिल बना सके। मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। मैं इस बच्चे को पराक्रमी व बलवान बनाना चाहता हूँ। आज से 20 वर्ष बाद तुम इस जगह आना। मैं तुम्हें मृत अवस्था में मिलूंगा। तुम मेरे कंठ से विष की थैली निकाल लेना और मेरे शरीर का भस्म बनाकर इस बच्चे को खिला देना। इससे एक दिन मेरे जैसी योग्यताएं स्वयं ही पैदा हो जाएंगी। फिर वह सांप के रूप में परिवर्तित हो गया। परंतु याद रहे, मेरी भस्म बनाकर खिलाने से पहले इस बच्चे को 1000 जहरीले सांपों से डसवाना होगा।
हल्के जहर से तुम इस पर प्रयोग करोगे और सबसे अंत में तुम मेरे कंठ से निकली जहर की थैली से इसके शरीर में मालिश करोगे। थोड़ा सा जहर इसकी जिह्वा से स्पर्श कराओगे और तब यह नागराज बन जाएगा। सांपों की कोई भी नस्ल इसे पराजित न कर सकेगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा बाबा। और नागमणि उस बच्चे पर प्रयोग शुरू कर देता है। स्नेकमैन, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार होगा। जिस तरह राजा विष कन्याएं बनाते थे, मैं विष नर बनाऊंगा जिसके 1000 सांप गुलाम होंगे। नागराज ने उस पर अपने जहरीले सांपों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। इसमें गजब की क्षमता पैदा होती जा रही है। धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। नागमणि के घर में ही नागराज बड़ा हुआ। अब वह वक्त आ गया है जब इच्छाधारी की भस्म इसे खिलाई जाए। ओह, अभूतपूर्व! इसके जिस्म की रंगत बदलने लगी। कुछ दिन बाद यह एक खौफनाक नाग की तरह नजर आ रहा है। इसका चेहरा इंसानों जैसा है। मैं सफल हो गया नागराज, पर अब मेरा अंतिम प्रयोग बाकी है। नागराज के जिस पर इच्छाधारी सांप के जहर की मालिश की गई, लेकिन मुझे इसके ब्रेन पर कंट्रोल रखना होगा। अब कुछ वर्षों बाद इसमें इच्छाधारी सांप के सब गुण आ जाएंगे। नागमणि ने नागराज के मस्तक का ऑपरेशन करके उसमें एक कैप्सूल फिक्स कर दिया। अब इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। जो मैं सोचूंगा वही इसकी सोच होगी। नागराज, तुम मेरे गुलाम हो। तुम एक ऐसी मशीन हो जो मेरे लिए काम करेगी। हाँ आका, मैं आपका गुलाम हूँ, नागराज ऐसा कहता है। 1000 सांप तुम्हारे अदृश्य हो चुके हैं। अब तुम उन्हें जगाओगे तो वह तुम्हारे हाथों से जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे और एक दिन तुमने स्वयं अदृश्य होने की शक्ति उत्पन्न होगी। तब तुम इच्छाधारी सांप की संपूर्ण योग्यताएं प्राप्त कर लोगे। इस तरह गोरखनाथ ने नागराज की उत्पत्ति की पूरी कहानी जान ली। मित्रों, गोरखनाथ सोचते हैं नागमणि इसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है। इसके मस्तिष्क का कैप्सूल निकाल देना चाहिए। गोरखनाथ ने योग विद्या से नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन किया और पिरोया गया कैप्सूल उसमें से निकालकर नष्ट कर दिया। यही है वह कैप्सूल। जब नागराज को होश आया, अब तुम ठीक हो। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत तरोताजा, जैसे कोई बोझ हट गया हो मेरे सर से। नागराज कहता है, क्या तुम आतंकवादी गिरोह के लिए अब भी काम करोगे? क्या तुम अब भी नागमणि के गुलाम हो? मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। वह सारे दृश्य मुझे याद आ रहे हैं। मुझसे कितने भयंकर अपराध करवाए जाने वाले थे बाबा, लेकिन असली जंग अब से शुरू होगी। मैं दुनिया से आतंकवादी गिरोहों का सफाया कर दूंगा। मैं इन गिरोहों के सरदारों को पहचानता हूँ। ये लोग अब अधिक दिनों तक धरती पर नहीं रह सकेंगे। इसे सजा मिल गई। यह सही रास्ते पर आ गया। गोरखनाथ सोचते हैं, आपके चमत्कारी सिकांगी नेवले ने मुझे घेर लिया था। अगर यह देवता तुल्य नेवला आपके पास ना होता तो मैं आपके काबू में नहीं आता बाबा। नागराज उनके चरण छूता है। काला नेवला सिकांगी नस्ल का होता है जिसके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। यह नेवला वशीकरण शक्ति का स्वामी माना जाता है। यह अपने आप में बहुत बड़ा जादुई शक्ति है। जंगली लोग इसकी पूजा करते हैं और जादूगर अपनी कला के लिए इसकी साधना करते हैं। यह नेवला गोरखनाथ ने बड़ी साधना से प्राप्त किया था और जब से सिकांगी उसके पास था वह रहस्यमय शक्तियों का स्वामी बन गया था। मुझे सिकांगी ने ही इस बात की सूचना दी थी कि तुम मूर्ति चुराकर भाग रहे हो और किस रास्ते से भाग रहे हो। जाओ, सिकांगी की कृपा से तुम आज आज़ाद हुए। नागराज, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप सचमुच देवता हैं। ना जाने मुझसे कितने अपराध होते और ना जाने कब तक मैं नागमणि की गुलामी करता रहता बाबा, अगर आप मुझे इस गुलामी से आज़ादी ना दिलवाते। और अब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तुम मुझे याद कर लेना। तुम मुझे अपने मस्तिष्क में खड़ा पाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है नागराज। नागराज का नया जन्म हो चुका था मित्रों। उसे बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त था और वह आतंकवादी गिरोह के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। अब देखना जा रहा यह है कि उसका निशाना सबसे पहले कौन बनता है। उधर गोरखनाथ ने मूर्ति को यथास्थान उसी मंदिर में स्थापित कर दिया। मूर्ति तत्काल लौट जाने से सांप्रदायिक हिंसा रुक गई और कबीले में गोरखनाथ की जय जयकार होने लगी। नागराज अपने सफ़र पर निकल पड़ता है मित्रों। और इसी के साथ ये कहानी, नागराज की प्रथम कहानी मित्रों यही खत्म होती है। अगले भाग में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। कॉमिक्स राजा को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद मित्रों। आपका दिन शुभ हो।